प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की दी गारंटी। कहा, जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, विकसित भारत बनाने के लिए है 2024 का चुनाव। दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली में जुटे विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे समेत कई दलों के नेता हुए शामिल। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नियों ने भी जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष की रैली पर भाजपा का पलटवार, बताया परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली। कहा, अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छिपाने के लिए रामलीला मैदान में जुटे इंडी गठबंधन वाले। कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे पर तमिलनाडु में गरमाई सियासत। प्रधानमंत्री विपक्ष पर बरसे। कहा, 5 दशक पहले कांग्रेस ने भारत से अलग कर दिया था मां भारती का एक अंग। कांग्रेस और डीएमके ने कहा, लोकसभा चुनाव के कारण हो रही है राजनीति। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सीकर में किया भव्य रोड शो। उमड़ी लोगों की भारी भीड़। भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने कहा, आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना बेहद खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। लोकसभा चुनावों को लेकर हमारी उस पर पैनी नजर है और तमाम जो चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं उनसे भी हम अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से चुनावी हुंकार भरी। 2014 और 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभियान की शुरुआत मेरठ से ही की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से विपक्षी इंडी गठबंधन वालों को बहुत दर्द हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती मेरठ में प्रधानमंत्री ने जनसभा में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखने की गारंटी दी। मोदी का मंत्र है, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ। ये चुनाव इन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा एनडीए का, जो भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है। दूसरा वो खेमा जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। फैसला आपको करना है। बीते 10 साल का हिसाब देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा, सम्मान मिला है। किसानों और जवानों सहित गरीबों को भी स्वाभिमान मिला है। वहीं असंभव लगने वाले कार्य राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हुआ है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। ये लोगों को असंभव लगता था, लेकिन राम मंदिर भी बना है और हर रोज वहां लाखों लोग दर्शन के लिए भी जा रहे हैं। और आपने देखा है, ब्रज में कान्हा और राधा तो हर बार की तरह होली खेले ही। इस बार
अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। प्रधानमंत्री ने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने, महिलाओं, गरीबों और किसानों की समृद्धि के लिए जनता से सहयोग मांगा। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मेरठ में प्रधानमंत्री की जनसभा के दौरान उमड़ा जनसैलाब उत्साह से भरा दिखाई दिया। रैली में आए लोगों से बात की हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। लोकसभा चुनावों की अब शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रांतिधरा मेरठ में थे। जी हां, यहां एनडीए की एक बड़ी रैली आयोजित की गई, जिसको सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहां पर आए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेरठ के कुछ निवासी हैं, इनसे पूछेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में थे, कई मुद्दे उन्होंने उठाए, जो मेरठ के अंदर विकास हुआ उसकी भी बात करी, लेकिन सबसे बड़ा उन्होंने, अगर आरोप सबसे बड़ा था तो भ्रष्टाचार को खत्म करने का था। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। क्या कुछ आपको लगता है प्रधानमंत्री के भाषण में आपको अच्छा लगा? ये डेवलप कंट्री के लिए जो पेस्टिसाइड्स हैं उन्हें पहले मानना पड़ेगा। अगर कंट्री शाइन करानी है, बड़ा कराना है तो सारे पेस्टिसाइड काम सकते हैं। दूसरी बात, अमेरिका जब बना था तो अमेरिका में रोड बनी थी और अमेरिका अपने आप बन गया था। आज हिंदुस्तान में, भारत में जो रोड बन रही है उससे अपने आप में कनेक्टिविटी जो हो जाएगी, उससे हिंदुस्तान बहुत बढ़िया बन जाएगा। जम्मू से लेके श्रीनगर के लिए जो रोड बनी है उससे रेल, उससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। जहां 3 दिन लगते थे वहां 6 घंटे पहुंचेंगे। बॉम्बे से कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक के लिए 18 घंटे में पहुंचेंगे। यही डेवलपमेंट है, यही कनेक्टिविटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ये लोकसभा 2024 का नहीं, विकसित भारत बनाने का चुनाव है। जिस तरह की योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं, आपको लगता है कि कम समय में जल्दी विकसित भारत का सपना पूरा होगा? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में युवाओं की एक बड़ी भागीदारी है। यहाँ जहाँ चौधरी साहब को भारत रत्न देकर जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये कार्य किया है, आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, मेरठ की क्रांति धरा पर जो लोग इतना इकट्ठा हुए हैं, वो पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में जो 2024 का जो चुनाव होगा वो 2024 400 पार का हमारा एक नारा होगा। ठीक है, कुल मिलाकर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि विकसित भारत बनाना है तो निश्चित तौर पर बड़े फैसलों को लेना होगा। और आज क्रांतिधरा मेरठ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि ये चुनाव सिर्फ लोकसभा 2024 का चुनाव नहीं, विकसित भारत बनाने का चुनाव है। अपने सहयोगी तुमुल कक्कड़ के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, मेरठ। और वहीं विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई। भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की हुई गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला। विपक्षी दलों के कई बड़े चेहरों की दिल्ली में मौजूदगी के बीच ममता बनर्जी की मंच से गैर मौजूदगी रही। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली के दौरान विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और जमीन घोटाले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रैली को संबोधित किया। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के बैंक खातों का मुद्दा उठाया। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए, बैंक अकाउंट बंद करने थे 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने इंडी गठबंधन को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कही तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव में अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद जताई। पहला रैली हम लोगों ने पटना में किया, दूसरा बॉम्बे में किया और तीसरा आज जो है दिल्ली में हो रहा है। और मैं बता दूं, देश के कोने कोने में जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां जनता का साथ, आशीर्वाद मिल रहा है। आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। टीएमसी ने कहा कि वो भी गठबंधन के साथ है। एक नया ऊर्जा हमारे भारत की राजनीति में आज पैदा हुआ, जो यहाँ पे सामने खड़ा है, जो जितवाएगा देश की संविधान को, जनतंत्र को। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन, ममता बनर्जी का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं ये भी दोहराना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरफ से हम इंडिया अलायंस में शामिल हैं। इंडी गठबंधन की जनसभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई नेताओं ने हिस्सा लिया। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ ऑडियो माध्यम से चर्चा की। इस टिफिन बैठक में शामिल कार्यकर्ताओं ने इस बार 400 पार का संकल्प दोहराया। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर ने इस बैठक में शामिल कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र के जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे टिफिन बैठक पर चर्चा की और मैं निवेदिता शिक्षा सदन जो बूथ नंबर 74 है वहाँ पर हूँ और बूथ के अध्यक्ष राकेश सोनकर जी हैं। इन्होंने बात की प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री ने इनसे कुछ बातें की, जाना। आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री से बात करके? बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे बात करते हुए। उनके प्रधानमंत्री बनने से हमारे संसदीय क्षेत्र में बहुत विकास हो गया है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ही प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बने और इस बार 400 से पार जाएगी। कैंट विधानसभा के विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव जी। सौरभ जी, आप भी मौजूद थे टिफिन बैठक में, क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं के लिए और खुद अपनी जिम्मेदारी कैसे तय करेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये टिफिन बैठक जो शुरुआत कराई है, ये इस बात का भान कराती है कि हम कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह हैं और परिवार का भान ये टिफिन बैठक हमें कराती है। इससे हम कार्यकर्ता और एक दूसरे के करीब आते हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम देने के लिए हम सभी कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। शालिनी जी, आप क्या कहेंगे इस टिफिन बैठक के बारे में? देखिए, आज तो ये एक दूसरे का टिफिन शेयर करने के साथ साथ, जिसमें विधायक जी ने बोनस के रूप में हम सबको बाद में आइसक्रीम भी खिलाई, तो ये बड़ा ही एक अच्छा अनुभव रहा हम सबके लिए, जिसमें हमें प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ उनका हमें मार्गदर्शन मिला, उन्होंने हमारा हालचाल जाना और चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं इसका प्रयास किया और हम सभी को ऊर्जा देने का काम किया है। और हमें लगता है कि आज से हम और दुगनी चौगनी ऊर्जा के साथ अपने सांसद को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 400 पार का जो हमारा नारा है उसको लेकर के आज हम लोग प्रण संकल्प लेते हैं। जिस तरह से उन्होंने किसी विधायक, किसी बड़े नेता से बात करने के बजाय छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से, बूथ अध्यक्ष से, शक्ति केंद्र संयोजकों से जो बात की है, उससे कार्यकर्ताओं के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। और जो बनारस के कार्यकर्ताओं ने एक लक्ष्य रखा है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे और मोदी जी को देश में सबसे अधिक अंतर से जिताएंगे, आज उसके लिए एक नई ऊर्जा हम सबको मिली है। आप तो नगर प्रमुख हैं और सबसे जिम्मेदारी जैसे और जनप्रतिनिधि हैं आपके और ज़्यादा है।
आप इसको कैसे ले रहे हैं टिफिन बैठक को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बूथ अध्यक्ष से शुरुआत की है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस भाव से बूथ स्तर कार्यकर्ताओं से बात किया, ये समझा जा सकता है कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी में संभव है तो देवता तुल्य कार्यकर्ता क्या होता है, ये संगठन और पार्टी हमें समझाती है। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है अपने कार्यकर्ताओं से कि 2014 में जब मैं आया था तो मैंने कहा था माँ गंगा ने बुलाया है, लेकिन इस बार मैं ये कहूँगा कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। और माँ गंगा से काशी वासियों को बहुत प्यार है, उतना ही जितना कि अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री से। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, निवेदिता शिक्षा सदन, वाराणसी। और वहीं कांग्रेस के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में कई राज्यों के नेता भी शरीक हुए और उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हुआ। भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर में संगठन के साथ बैठक की। राज्य में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा। अमित शाह ने जयपुर में पार्टी नेताओं की बैठक में 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर, चुरू और झुंझुनू में पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और अन्य नेता उपस्थित थे। अमित शाह ने सीकर में रोड शो भी किया। और आइए अब अन्य खबरों का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आंधी बारिश से बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। रविवार शाम आए आंधी तूफान की वजह से बहुत से मकान ढह गए। इन घटनाओं में कई लोगों की मौत और घायल होने की भी खबर है। प्रभावित इलाकों में पेड़ उखड़ने की भी सूचना है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी इलाकों में आंधी तूफान से हुए नुकसान पर संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से बात कर हालात की जानकारी ली और उनसे प्रभावित लोगों के लिए उचित सहायता सुनिश्चित करने को लेकर कहा। प्रधानमंत्री ने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति भी संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करें। और 1974 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा तमिलनाडु के पास स्थित कच्छतीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से बाहर आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके समेत इंडी गठबंधन के नेताओं को जमकर घेरा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं तो भाजपा हमलावर है। कच्छतीवु द्वीप को लेकर कांग्रेस गंभीर सवालों में घिर गई है। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच स्थित इस द्वीप को लेकर आरटीआई से सामने आई जानकारी के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमला बोल रही है। आरटीआई तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने दाखिल की थी। इसके जवाब से पता चलता है कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत कच्छतीवु द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में लोकसभा अभियान को देखते हुए यह समझौता किया था। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। पीएम ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 सालों से काम करने का तरीका रहा है। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग
आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। प्रधानमंत्री ने मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पाप की सजा देश को चुकानी पड़ी। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं, तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं, इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी बोट को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। कच्छतीवु द्वीप को लेकर पीएम कांग्रेस पर पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। 10 अगस्त 2023 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान पीएम ने इस मामले पर कांग्रेस को घेरा था। पीएम ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए थे। उधर आरटीआई से मिली जानकारी के बाद कांग्रेस से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। आरटीआई डालने वाले के अन्नामलाई ने कांग्रेस और डीएमके दोनों को घेरा। A historically important area of Tamil Nadu, in which fishermen for thousands of years had, without any interruption, had fishing rights, was mysteriously ceded away in 1974. Congress, whenever they were in power in India, they had the least interest in securing India's border, territorial integrity and sovereignty. लगातार सवालों के बीच कांग्रेस और डीएमके बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे प्रोपगंडा करार दिया, जबकि डीएमके कह रही है कि ये कांग्रेस ने ही किया और कांग्रेस की इसी करने की वजह से जनता ने उन्हें 2014 में सत्ता से हटा दिया। They are all selective pieces of propaganda that they take out without any reference to the context. It is because there are elections going on in Tamil Nadu. All surveys show that the BJP is going to be badly smashed in Tamil Nadu, and not only Tamil Nadu, they are losing their rhetoric and the narrative all over India. It was done in 1974. Much what has flown, but DMK ever since has objected to it. And when BJP has come to power, see, people threw away Congress in 2014 precisely because of this. What have they done? आरटीआई की सहायता से कच्छतीवु द्वीप को लेकर सार्वजनिक हुए तथ्य कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इन सवालों पर जवाब देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सदानंद वसंत दाते ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीजी दिनकर गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद सदानंद वसंत दाते ने एनआईए के चीफ के रूप में पदभार संभाल लिया। सदानंद वसंत दाते महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सदानंद वसंत दाते पूर्व में महाराष्ट्र में एटीएस प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। वे सीबीआई के में उप महानिरीक्षक और सीआरपीएफ में महानिरीक्षक के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। दाते को नवंबर 2008 में मुंबई पर कायरतापूर्ण हमला करने वाले आतंकवादियों से मुकाबला करने में उनकी भूमिका के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। और वहीं ईडी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश सुरेंद्र उर्फ चीकू की 17 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है। चीकू लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की अवैध कमाई को व्यापार और संपत्ति में निवेश करता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया। आडवाणी जी स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति भवन नहीं जा सकते थे, तो राष्ट्रपति खुद आडवाणी जी के घर पहुंची और उनको देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को रविवार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आडवाणी के परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना बहुत खास था।
यह सम्मान हमारे देश की प्रगति में उनके स्थायी योगदान की मान्यता है। सार्वजनिक सेवा के प्रति उनका समर्पण और आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने हमारे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले कई दशकों में मुझे उनके साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला। आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने को गृह मंत्री अमित शाह ने गौरवशाली पल बताया। उन्होंने लिखा, आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने पर हर्षित भी हूं और भावुक भी। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हम सभी के लिए एक गौरवशाली पल है। आडवाणी जी निस्वार्थ भाव से जीवन पर्यंत देश हित के कार्यों और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहे। त्याग, तप और समर्पण से परिपूर्ण उनका जीवन करोड़ों लोगों को शक्ति और प्रेरणा देने का अक्षय स्रोत है। आडवाणी को यह पुरस्कार उनके आवास पर दिया गया। स्वास्थ्य कारणों से वे राष्ट्रपति भवन खुद नहीं पहुंच सके थे। उन्हें सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति भवन ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने दृष्टिकोण के साथ उन्होंने पूरे देश में दशकों तक कड़ी मेहनत की और सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लेकर आए। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी और उनके पुत्र जयंत आडवाणी ने खुशी जताई। वास्तव में बहुत गौरव का पल है और दादा का जीवन, उनकी जीवन यात्रा देखते हुए मुझे लगता है ये इस पड़ाव पर उनको मिलना बहुत, हम परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। दादा ने अपना सर्वोच्च जीवन देश सेवा में लगाया, तो इस तरह से उनका सम्मान मिलना उनको, मुझे बहुत खुशी है। ये एक परिवार के लिए प्रसन्नता का प्रसंग है और हम सब आज बहुत ही निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। आज हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि उम्र के इस पड़ाव पर जब वो पहुंचे हैं तो उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आडवाणी जी के योगदान को आज भारत सरकार ने सराहा है। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति भवन में 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये 4 शख्सियत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।